प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले कराची में इमरान खान की ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त की वजह क्या बनी, नए इंकशाफात सामने आ गए। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी IPPs के मालिकान ने गैर मुल्कियों का नाम लेकर कौमी खजाने को करोड़ों डॉलर्स का चूना लगा दिया। IPPs का गठजोड़ बेनकाब। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो से जानेंगे तहलका खेज इंकशाफात प्रोग्राम में। इसके अलावा बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कार मैन्युफैक्चरर्स की लूट मार का भांडा फूट गया। कमेटी ने कार मैन्युफैक्चरर्स को अपना नाम कार असेंबलर रखने का कह दिया। इसके अलावा बात करेंगे इस्लामाबाद का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल सेंटोरस कई रोज से बंद। हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर की मिल्कियत सेंटोरस मॉल सील कर दिया। 5000 से ज्यादा अफराद बेरोजगार, कई गैर मुल्की सफारतकार अपनी रिहाइश गाहों से महरूम, ताजिर बरादरी को करोड़ों रुपए का नुकसान। मॉल को आग कैसे लगी, पहली मरतबा जानेंगे CEO सेंटोरस मॉल सरदार इलियास खान से प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में। और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का मौकिफ भी इस बारे में क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सेनेटर PTI सैफुल्ला अबड़ो साहब, उनको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी। अच्छा सेनेटर साहब, पहले तो हम स्टार्ट करते हैं जरा कराची से। कराची में इमरान खान साहब जो ज़िमनी इलेक्शन में उनकी जो ये सीट उन्होंने हारी, उनका बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन गई थी कराची में और पीपल्स पार्टी भी इसको एक बहुत अपनी विक्ट्री के तौर पे सेलिब्रेट कर रही है कि वी हैव गॉट हम हमारी जगह है। इसको वो अपनी सियासी शिकस्त कह रहे हैं, ऑल्दो इट्स नॉट अबाउट अ नंबर, इट्स अबाउट देयर पॉलिटिकल पोजीशन। तो आपको क्या लगता है कि इस PTI की क्यों पोजीशन वीक हुई, क्यों इमरान खान ये सीट हारे? देखिए जी, कराची में इलेक्शन 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे हुआ है, 237 और 239। 237 जो सीट है उसमें जो मलिर की सीट है उसमें देही इलाके भी काफी आते हैं। आप इंटीरियर की पॉलिटिक्स देखेंगे, वहां पीपुल्स पार्टी गुंडा राज के हवाले से पॉलिटिक्स करती है। अपोनेंट को वो किसी भी लेवल पे एक्सेस नहीं देती, टोटली उनकी पुलिस वहां यूज होती है। जैसे आपने BD इलेक्शन जो फर्स्ट फेज हुआ था 14 डिस्ट्रिक्ट में, तो आपने उसमें देखा जो 26 जून को इलेक्शन हुए थे, तो आपने सिंध का असर देखा था कि पुलिस टोटल कंट्रोल लेके बैठ गई थी और उन्होंने बैठ के वहां ठप्पे लगाए थे। हर डिस्ट्रिक्ट में यही हुआ। तो यहाँ जो 237 पे ये जो अभी इलेक्शन हुआ है 2 दिन पहले, तो इनकी तकरीबन इसकी 60% जो आबादी है, जो वोटर्स हैं, वो देही इलाकों के हैं। तो ये हस्बे मामूल उन्होंने वहां ठप्पे लगाना स्टार्ट किए। बाकी आप देखें जो शहरी एरिया है उससे ज्यादा PTI ने वोट लिए हैं। वहां आपने देखा कि कुछ पोलिंग स्टेशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो आए हैं, उन्होंने आके मीडिया पे बताया है। आपने वीडियोज भी देखी होंगी। आप अब्दुल हकीम बलोच जो उनके उम्मीदवार थे वो देखें कैसे पोलिंग स्टेशन पे क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लोग उनके वर्कर्स कैसे ठप्पे लगा रहे हैं। तो देखिए, हम तो उसी के खिलाफ आज चले गए हैं पिटीशन में। तो हकीकत में यह है कि इलेक्शन कमीशन को इस पे एक्शन लेना चाहिए, फौजन इसकी ऑडिट करानी चाहिए, तो पता लग जाएगा कि कितने जाली वोट पड़े हैं। वो बिल्कुल आसान है इनके लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए। उसमें जितने भी इकराजात आते हैं आपको पता है कि उसकी कम वेरिफिकेशन होती है। तो हम एज अ PTI हम वो भी देने को तैयार हैं, ताकि ये असल जो पोजीशन है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की वो आवाम के सामने आए। उसके साथ आपने देखा होगा कि 239 जो NA पे इलेक्शन हुआ, तो आप उसका जायजा लेंगे तो जब 2018 में इलेक्शन हुआ था और जो हमारा उम्मीदवार चीमा था उसने वोट लिए थे कोई 68,500। MQM ने लिए थे 68,100 समथिंग। तो 400 वोटों पे हमारा जो उम्मीदवार था वो जीता था। और वहां 3 पार्टीज जो इनके अलाइज हैं, नून लीग उसने कोई 20,000 वोट लिए हैं, उसके बाद जो PP उसने 12,000 वोट लिए हैं, MQM उसने 12,000 वोट लिए हैं। टोटल वोट आप काउंट करें तो जो anti-PTI वोट है और इन PDM के सब जमायतों का वो तकरीबन 1,12,000 है। अभी आपने देखा उन्होंने वहां से 18,000 वोट लिए हैं टोटल। तो जहां इलेक्शन शहरी एरियाज हैं वहां उनके लिए धांधली बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो उन्होंने सब पार्टीज ने मिलकर 18,000 वोट लिए हैं और हमारा जो उम्मीदवार है वहां से जीता है। खान साहब ने देखें 50,000 से ज्यादा वोट लिए हैं।
अब्दुल साहब, हालांकि जो टर्न आउट है, आपने सर बड़ा खूबसूरत तरीके से केस प्रेजेंट किया है। अब नई चीज़ें हमारे लिए भी हैं, हम तो इधर उधर से सुन रहे थे। बल्कि मुझे ये कहने दें, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं, मैं कल जब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी ये पेट्रोलियम की, तो हमने वैसे नाम आपका सुना हुआ था, आपको कभी ये परफॉर्म करते या आपको देखा नहीं हुआ था। मत से मुझे ये कहने दें टीवी पे कि आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से आपने गुफ्तगू किया कल वहाँ पे कमेटी में, पूरी तैयारी के साथ है। और आपने जिस तरह ग्रिल किया ब्यूरोक्रेसी को, जिस तरह के आपने क्वेश्चंस रेज किए, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। मुझे, क्योंकि मैं 20-22 साल से मैं भी पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, कमेटीज़ को कर रहा हूँ, तो मुझे खुशी हुई कि हमारे पास अच्छे सेनेटर्स हैं जो कमेटी में बैठकर तैयारी से आते हैं और बड़े अच्छे सवालात और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। हम उसमें अभी आते हैं जिस पे आपने कल जो बातें की थी, कुछ 2-4 इश्यूज़ हैं जो अभी आपसे टेकअप करते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो अभी आप बात कह रहे थे, जो आपने एक्सप्लेन भी की हैं, आपने कहा कि जो इस पर ख़र्चा आता है हम ख़र्चा देने को तैयार हैं, जो भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो भी ऑडिट वगैरह होने, फेयर इनफ, बड़ी अच्छी आपकी प्रपोजल है। लेकिन कल हमने यहाँ पे एक आके एक्सक्लूसिव स्टोरी भी शेयर की थी कि जो इलेक्शंस हुए हैं 8 इस कंस्टिट्यूंसीज़ पे, जिसमें इमरान खान साहब जो है 7 पे लड़े थे, उसका खर्चा टोटल हुआ है 60 करोड़ रुपये हुआ है 8 कंस्टिट्यूंसीज़ पे। इमरान खान साहब के जो हल्के जहाँ से वो लड़े हैं, वो जीते हैं या वटेवर एक आध सीट हारे हैं, वहाँ पे 53 करोड़ रुपया हुआ है। और आप लोग असेंबली में भी नहीं जा रहे, तो आप समझते हैं कि चलें एक दफ़ा तो खर्चा हो गया, दोबारा वहाँ इलेक्शन होते हैं, क्योंकि असेंबली में तो खान साहब नहीं जाएंगे, तो 53 करोड़ या 60 करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, क्या पीटीआई को बर्दाश्त करना चाहिए या आपका ख्याल है नहीं, क्योंकि वो पॉपुलर वो लीडर हैं, लिहाजा टैक्स पेयर के पैसे से इसी तरह के इलेक्शन अगर होते रहें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़े। इस पर क्या टेक है आपका? जैसे मैंने कहा उस पर 53 करोड़ रुपये खान साहब के उन पे कंस्टिट्यूंसीज पे ये खर्च हुए हैं। थैंक यू खिलाफत साहब, ये पहला शो है जिसमें आपने मुझे इनवाइट किया है, तो इंशाल्लाह जो बैकग्राउंड होगा, आपने काफ़ी चीज़ों की तारीफ की, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। लेकिन मैं इंशाल्लाह दावत दूंगा आपको कि मैं जो पावर कमेटी है, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी, इंशाल्लाह उसमें मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप आएंगे मुझे खुशी होगी, क्योंकि आप और आमिर मतीन साहब के जो शोज हैं वो पाकिस्तानी अवाम के लिए एक उत्साह होते हैं। जो भी हुकूमत हो, कभी भी हमारे चंद ही साथ हैं, चंद नाम है जो अवाम की तर्जुमानी भी करते हैं, जो हकायक हैं वो भी लाते। ठीक है, कमी पेशाएं कभी हो जाती हैं, कभी कोई इंफॉर्मेशन सही नहीं होती, लेकिन माशाल्लाह जो आपका किरदार रहा है, स्पेशली मुझे ये तजस्सुस भी है कि आप हमारी कमेटी में आए, क्योंकि पावर सेक्टर में आपकी बड़ी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कहें या आपकी जो मतलब जो आपने अवाम को इन्फॉर्म करते रहे हैं, चाहे वो पेट्रोलियम में आपने देखा होगा LNG टर्मिनल थे जो पोर्ट कासिम में लगे थे, या कोई पावर सेक्टर के, तो मुझे खुशी होगी। जहाँ तक बात जो आपने सवाल पूछा जो इसका इखराजात का, देखिए मैंने इखराजात की वो बात की, क्योंकि जो थंब इम्प्रेशन है वो वेरीफाई किए जाते हैं, तो नादरा की कोई फीस है 100 रुपये आए या 150 रुपये आए पर वोट की, मैं उसीलिए कह रहा था कि ताकि ये PP का असल चेहरा भी आ जाता, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आ जाता। जहाँ तक बात है कि इलेक्शन कमीशन के जो इखराजात हैं, देखें ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इनकी एक चाल है। जिस तरीके से आपने देखा, हमें उस चाल को, उस कंस्पायरेसी को हम फेस कर रहे हैं। आपने देखा है हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि जब हम सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे जाएं, वहां भी इखराजात होते हैं, हमारी पार्टी के भी जो है वहाँ एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन हमारे पास कोई हल नहीं है कि जिस तरीके से इन लोगों ने आके इस गवर्नमेंट को मतलब उसके खिलाफ अदम एतमाद ले आए। अदम एतमाद लाना कोई भी ऐप की बात नहीं है, बेशक लाएं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक वे जो होता है उसके साथ इनको आना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने मंडी लगा के, आपने देखा कि मेरियट में, सिंध हाउस में, ये तरीका अगर पीपुल्स पार्टी का एक MNA होता तो इनकी चीखें आज तक चलती। लेकिन ये अफसोस है कि जो PTI के साथ हुआ और पाकिस्तान में शांगा मांगा की सियासत को इन लोगों ने उजागर किया, उस पर कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, सवाए आप जैसे चंद मायानाथ साहब हैं जिन्होंने इसको हाईलाइट भी किया है, कंडेम भी किया है इस तरीके को। तो अभी देखें, ये इन TDM के जमायतों के लिए भी बका की जंग है, हमारे लिए भी बका की जंग है। आपने कल देखा है इलेक्शन जब हुआ है तो आपने देखा कि उनका क्या असर हुआ है। वो KPK के तीनों सीटों पे वो कॉन्फिडेंट थे, ये तीनों पार्टीज के अगर वोट काउंट करें तो ये लोग वहां से, इन्होंने ये जो 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो इन्होंने चुनी थी, उसमें 2 सीटें थी स्पेशल सीट थी लेडीज की, बाकी 9 सीटें थी। इन्होंने कहा कि ये 9 सीटें हम जीत जाएंगे। आपको भी पता होगा, मुझसे आप बेहतर जानते हैं कि इनका टारगेट किसी 1-2 और पोस्टें भी हैं जहां इनके 10-12 MNAs कम हो रहे हैं। तो इन्होंने जिस कंस्पायरेसी के तहत वो
एक 125 इस्तीफों के बजाय इन्होंने सिर्फ 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी चुनी है जहां इलेक्शन करवाना है। तो हमारे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है कि हम इनका रास्ता रोकें ताकि ये इलेक्शन। सर आप आते हैं बड़ा, आपने अच्छे तरीके से मत से, यू आर वेरी आर्गूमेंटेटिव एंड लॉजिकल। मैं तो बड़ा आपकी कमेटी की प्रोसीडिंग देख के मैं कल आपसे मुतासिर होकर आया था। अब जरा कमेटी पे आ जाते हैं सर, जो इशू जिसके लिए स्पेशली हमने आपसे रिक्वेस्ट किया वेरी काइंडली कि आप आए हैं। कल आपने जो मेरे नज़दीक जो बड़ा स्कैंडल था, वैसे तो आपने 3-4 पे बात की है, लेकिन जिसने मुझे थोड़ा स्ट्राइक किया, जो आपने बात की, जो मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स पूरा आपसे समझें वो बात जो है, वो ये थी कि आपने कहा कि यहाँ पाकिस्तान में जो IPPs हैं जो वारदातें कर रहे हैं, मैं आपसे, आप इस पर प्लीज़ करेक्ट कीजिए मुझे, वो एक नया काम कर रहे हैं। जब कतर की LNG की डील का उन्होंने बताया जी यहाँ पे आके टर्मिनल लगाना चाह रहे हैं, तो आपने पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तानी जो हैं वो एक यहाँ पे नया तरीका वारदात इन्होंने इख्तियार किया है कि ये बाहर से ले आते हैं, किसी इसको इन्वेस्टर के नाम पर ले आते हैं, JV बनाते हैं, जॉइंट वेंचर करके ये फ़ौरन उसको सरमायाकारी दिखाते हैं और डॉलर्स में रेट ले लेते हैं, और 2 साल बाद उसकी ओनरशिप चेंज करवा के वो फॉरेन इन्वेस्टर को बाहर भेज देते हैं, खुद उसके बाद वो मालिक बन बैठते हैं। और आपने बताया भी है कि कुछ यहाँ पे इस वक्त IPPs जो हैं उन्होंने ये काम किया है कि उन्होंने डॉलरों में ये रेट लेने के लिए बाहर का इन्वेस्टर शो किया है और ख़ुद फिर मालिक बन बैठे हैं। ये क्या कहानी है सर? दैट्स वेरी शॉकिंग। ये इंकशाफ है जो आपने कल कमेटी में किया है सर। साहब यकीन करें ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान की, और मैं अपने पहले तो पॉलिटिकल लोगों को कहूंगा, मैं तो भी आया हूँ 1.5 साल पहले। आपने देखा होगा जब मेरा इलेक्शन हुआ, मुझे टिकट मिला तो काफी लोगों को ऑब्जेक्शन था। मैं आपको बताऊं, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं टेक्नोक्रेट की सीट पे आया हूँ, तो लोगों को काफी तकलीफ थी। तकलीफ एक्चुअली पीपल्स पार्टी को थी जो सिंध से बिलोंग करते, मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूँ। मैं 2005 से इनको पॉलिटिकली वहां से इनका मुकाबला कर रहा हूँ। एक ही तहसील के हैं जहाँ की बेनजीर साहब आए, तो इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। मैं अचानक नहीं आया, लेकिन आपने जैसे कल देखा कमेटी में, मैं अभी थोड़ा ब्रीफ करूंगा आपको कि पाकिस्तान, हम जैसे ही जून 2021 में ये कमेटीज बनी तो मुझे पावर कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया गया। तो जहां हमने जब इनसे ब्रीफिंग ली तो मेरा पहला जो टारगेट था, या समझें कि मतलब मिशन था मेरा, कि ये हमारे पाकिस्तान का मेन इशू इस वक्त है एनर्जी सेक्टर। देखिए एनर्जी में 2 चीजें आती हैं, एक पावर है, दूसरी पेट्रोलियम है। तो पावर मेरे पास थी, तो मैंने कहा ये जो सर्कुलर डेट हम सुन रहे हैं, और हम जब हाउस में होते हैं तो हमारे पॉलिटिकल लोग एक दूसरे को गालियां नहीं देते, बाकी सब कुछ कह देते हैं एक दूसरे को। ट्रू जी जी, प्रीवियस गवर्नमेंट में 13 से 18 तक सर्कुलर डेट जो था वो तकरीबन जी 1,500 बिलियन था, तो अभी क्यों बढ़ा? तो फिर जो 18 से 21 तक जो सर्कुलर डेट बढ़ा, तो ये इस पे थोड़ी मतलब इनकी हमारी लड़ाई होती रही मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस की। तो मैंने कहा कि भाई IPPs जो है ना, वो पहला पॉइंट होगा एजेंडा पे हमारा। नंबर 2 ये होगा कि हमारे जो पब्लिक पावर सेक्टर के पावर जनरेशन प्लांट्स हैं वो, तो अच्छा, मैंने इन 2 चीजों को अपने पूरी इस कमेटी मीटिंग्स में टॉप एजेंडा पे रखा है। जब मैंने इनसे IPPs की ब्रीफिंग ली, आपको सुन के ये दुख होगा या ताज्जुब होगा कि तकरीबन मुझे 4 महीने लगे इनसे ब्रीफिंग लेने में, ये मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे थे। अच्छा, मैंने कहा कि मुझे एग्रीमेंट चाहिए IPPs की। इन्होंने 73 IPPs हैं, मैं डॉक्यूमेंट तो बहुत है, तो मैंने इनको कहा कि मुझे आप इनकी एग्रीमेंट दें। यकीन करें, मुझे ये कहने लगे कि पावर सेक्टर के ऑफिसर सारे कि जी आपको हम दें तो ये तो इसके लिए बड़ी कोई एक ट्रक चाहिए जो हम आपको एग्रीमेंट भिजवा दें। तो मैंने कहा ट्रक मैं आपको भेज देता हूँ, आप मुझे भिजवाएं। बहरहाल काफी तकलीफ के बाद इन्होंने हमें मुश्किल के बाद 4-5 महीने के बाद लिस्ट भेजी। एग्रीमेंट मेरे ऑफिस में पड़े। मैं इंशाल्लाह आपको, अहमद मतीन साहब को इनवाइट भी करूंगा कि कभी आप मेरे ऑफिस अगर विजिट करेंगे तो आपको खुशी होगी। वो सारे एग्रीमेंट मैंने मंगवाए, लेकिन उन्होंने आधे भेजे जी। पहला पोर्शन उन्होंने भेजा, इम्प्लीमेंटेशन जो एग्रीमेंट होता है वो उन्होंने नहीं भेजा कि भाई आफ्टर इनकी जो एक्सपायरी डेट है तो उसके बाद इन प्लांट्स का करना क्या है, उन्होंने वो भेजा ही नहीं। वो जानबूझ के वो चाहते थे कि ये चीजें छुप जाए। जब लिस्ट आई हमारे पास विद एड्रेसेस, तो आपको इनके ये सारी, जैसे मैंने प्रीवियस कमेटी में ब्रीफ किया, बड़े दुख की बात है कि जब IPPs के एग्रीमेंट हुए तो एक्चुअली उसके बैकग्राउंड पे पाकिस्तानी थे, यहाँ के इन्वेस्टर्स थे। उन्होंने जानबूझ के बाहर के किसी बंदे को फेस पे रखा। जब हमने उनसे पूछा कि आपने डॉलर्स में रेट क्यों लिया, क्योंकि 3 पॉइंट्स है मेन।
एक था रेट जो है डॉलर्स में करना, नंबर 2 थी कि कैपेसिटी पेमेंट, कि जितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है उतनी पेमेंट आप हमें करेंगे, बिजली चाहे ले या न ले, चाहे वो प्लांट खराब हो, नंबर 2। तीसरी थी कि भाई ये जो इनके ओनर्स हैं वो कहाँ के हैं, ये 3 इंक्वायरी थी में। तो ओनर्स के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके प्रोग्राम के तौर से ये पाकिस्तानी अवाम को बताना चाहता हूँ कि माजी की हुकूमतों ने जितनी ज्यादती की है इस पब्लिक के साथ, वो सारे ओनर्स पाकिस्तानी हैं। फॉरेनर ओनर सिर्फ 2 साल, कोई 3 साल के बाद उन्होंने छोड़ के उन्होंने सारी ओनरशिप चेंज की। सारे एड्रेसेस यहाँ पाकिस्तान के, किसी का भी एड्रेस बाहर का इस वक्त नहीं है। नंबर 2, इन्होंने जो डॉलर्स में जो रेट लिया है, आपको पता है कि उस वक्त डॉलर अगर 94 में जाए, अगर आप 2000 में जाएं जो इनकी पॉलिसीज बनी, फिर 2014 में इन्होंने नई पॉलिसी बनाई, तो उस वक्त डॉलर का रेट क्या था? 2014 में अगर आप देखें तो डॉलर का रेट हार्डली कोई जाके 100 के करीब था। अगर आप उसको 2007 पे ले जाएं या 2002 पे ले जाएं तो 2002 में डॉलर का रेट तकरीबन 60 रुपए था। तो इन लोगों ने उस वक्त वो एग्रीमेंट किए, कोई 14 सेंट में, कोई 13 सेंट में। एक्चुअली बिजली उस वक्त भी 13 सेंट की नहीं थी, वो 3-4 सेंट की थी। इन्होंने वहां और मतलब जो रेट लिखे, आपको पता है ये सिर्फ अपने किकबैक्स के लिए। और उसके बाद जो कैपेसिटी पेमेंट की आई, तो हमने जब इनसे डिटेल पूछी तो मैं सिर्फ पिछली मीटिंग का जो हमारी पावर कमेटी की मीटिंग हुई है कोई 19 अगस्त 2022 को, उसमें जो सिटिंग सेक्रेटरी है ये लंगड़ियाल जो अभी बैठा है, इसने एडमिट किया कि जी ओवर इनवाइसिंग इतनी होती है जिसका तस्वर नहीं है। मैं आपके साथ मिनट्स ऑफ मीटिंग भी शेयर करूंगा, आप उसमें देखें। इसने एडमिट किया है कि ओवर इनवाइसिंग क्या होती है। एक तो अभी जो इनकी IPPs अपने बिल भेजते हैं इनको मंथली, ये कोई चेक नहीं करते पावर डिवीजन वाले, वो एज इट इज नेपरा को भेजते हैं। नेपरा कोई चेकिंग नहीं करता मोस्टली, ये सारा इनकी मिली भगत है। जो वहां से बिल आते हैं वो ये पेमेंट कर देते हैं। लेकिन ओवर इनवाइसिंग किलासरा साहब, बड़ा जुल्म हुआ पाकिस्तान के साथ कि जब वो प्लांट स्टार्ट हुआ तो सपोज करें एक प्लांट था, उसकी कास्ट थी $1 बिलियन, तो इन्होंने उसकी कास्ट शो की $2 बिलियन। मैं उसका मिसाल भी आपको दे दूं, शायद व्यूअर ये कहें या ये पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगे, मैं ऐसी बात कर रहा हूं। 3 पावर प्लांट लगे कोल पे, सेम कंपनी के, सेम कैपेसिटी और सेम फ्यूल मीन्स वो कोल पे थे। वो थे पोर्ट कासिम में 1320 मेगावाट का कोल पे लगा $1.8 बिलियन। साहिवाल पे पावर प्लांट लगा वो $2 बिलियन। हबको में लगा $1.9 बिलियन। आप अभी अंदाजा करें, मैं इसकी कंपैरिजन आपको बताऊं कि 2019 में जामशरो थर्मल में 1320 मेगावाट सेम कैपेसिटी का सेम कोल पे प्लांट लगाए, उसकी कास्ट है $1.2 बिलियन। ये मैंने इंक्वायरी की है अपनी कमेटी में, और बार बार ये डिपार्टमेंट बताना नहीं चाहता था कि नहीं जी हम नहीं करेंगे। अभी वो वहां भी तमाशा लगा हुआ है कि लाट 1 उन्होंने बनाया है, उसकी कास्ट राउंड अबाउट कोई $800 मिलियन है। लाट 2 ये जानबूझ के नहीं लगा रहे कि अगर लगाते हैं तो ओवरऑल कास्ट आती है 1.2 बिलियन, क्योंकि जो पहले कॉमन खर्चा होता है वो तो पहले लाट में आ गया, अभी सेकंड लाट में थोड़ा सा खर्चा है। ये नहीं लगाना चाहते कि वो कंपैरिजन एक्सपोज हो जाएगी। फिर ये नेट का केस तो छोड़े, नेट तो कुछ नहीं करती, नेट से मिल ही जाती है, तो ये एक्सपोज हो जाएंगे पाकिस्तान के आवाम के सामने। सर आप लोग साहब बड़ी अर्थ शेकिंग एंड आई ओपनिंग आप चीज़ें बता रहे हैं। आई होप के पाकिस्तान के व्यूअर्स को समझ आ रही होगी आप क्या कह रहे हैं कि बिजली के जो महंगे बिल्स पड़े हैं, लोगों को चीखें निकल रही हैं कि उसके पीछे कहानी क्या है। जो मुझे समझ है आपकी बात की वो ये है, मैं थोड़ा सा उसके लिए इसको रिकाउंट करूँ कि इन्होंने प्रॉक्सी के तौर पर इन्होंने वहाँ फॉरेनर को शो किया एज इन्वेस्टर, ताकि हुकूमत पाकिस्तान से ये डॉलर में लें, उसका रेट लें, ये लोकल रुपये में ना लें कि ये देखें जी फॉरेनर हैं तो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं IPPs में। तो प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया, उनका लेके 2 साल बाद ओनरशिप खुद अपने नाम पे ले ली, नंबर 1। और दूसरे जब आप इसको आके इनके एड्रेसेस देख रहे थे, इनको इंक्वायरी कर रहे थे, आपको कहीं पे लगा कि क्योंकि एक मार्केट में ये भी बात रहती है कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस हैं, रूलिंग लीड है तमाम पार्टीज में कमोबेश, ये मालकान है, इनके शेयर्स हैं, कहीं पे ये भी नजर आई आपको कि इनके अपने इंटरेस्ट हैं, इन्होंने इसलिए ये सारे काम इतने जनरस तो नहीं हो सकते। मुफ्त का लंच तो ये किसी को नहीं करवाएंगे, ब्यूरोक्रेट भी और ये हमारी रूलिंग लीड भी। तो ये कहीं पे फील हुआ आपको कि हमारे इनके शेयर्स हैं वहाँ पे सर? ये एक्चुअली जो एग्रीमेंट्स है उसमें शेयर्स नहीं लिखे हुए, उसमें लिखा हुआ है जो कंपनी का एक्चुअली जो मेन है कि ये कंपनी ये है और कंपनी का एड्रेस यही है।
क्योंकि शेयर्स वो मेंशन नहीं करते एग्रीमेंट में। लेकिन इनकी दिलचस्पी मैं बताऊं कि बैकग्राउंड में हमारे पॉलिटिकल लोग काफी इसमें इन्वॉल्व होंगे, या उनके जो फ्रंटमैन है वो लाजमी होंगे। जैसे उसी दिन आपने देखा मुसद्दिक मलिक को बड़ी तकलीफ हो रही थी। मुसद्दिक मलिक ये चाह रहा था, देखें ये जो LNG टर्मिनल था, मैं इस पे 1 मिनट आप डालूंगा, ये अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ये अप्रैल 2018 में ये एग्रीमेंट हुआ, इन्होंने स्टार्ट किया था, ये इनको इनिशियल लाइसेंस इन्होंने जारी किया था। अभी आप बेहतर समझ सकते हैं कि अप्रैल 2018 में यही कतर की कंपनी, लोकल उसके जो पार्टनर हैं यहाँ पाकिस्तान के, आज 2022 में वही नून लीग की गवर्नमेंट, वही मुसद्दिक मलिक, उसका दिल जो है वो इतना धड़क रहा था कि इसको जल्दी करें, इसको अनाउंस करें, इसको जो मतलब एग्जम्पशन चाहिए वो भी दे दें। तो आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं मुझसे कि इनको क्या फायदा हो सकता है, इनका क्या उसमें इंटरेस्ट हो सकता है। आप देखें जहां कल डिस्कस हुआ था 3 IPPs का, मैं सिर्फ उसका मिसाल आपको दे दूं, जो बलोकी और बिक्खी, हवेली बहादुर शाह में 3 पावर प्लांट लगे, वो तकरीबन 1200 के हैं, और वो कोई अक्टूबर 2016 में स्टार्ट हुए हैं। उनका 30 साल एग्रीमेंट इन लोगों ने किया है। देखें जहां अगर आप वहां नेचुरल गैस पे करते हैं तो वो तो सही है, अगर आपको LNG पे लगाने हैं तो खुदा के बंदे। सैफुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है? आई थिंक लाइन डिस्कनेक्ट हुई है। चलो मेरा ख्याल है उन्होंने बड़े जी टाइम भी हो गया ब्रेक का। अच्छा इन्होंने ओवरऑल जो दोबारा ले बात लेंगे, की, बहुत हाँ जी, दीज आर वेरी मैसिव शॉकिंग इन्फॉर्मेशन डिटेल्स अभी भी रहती है। मेरा ख्याल शायद आपने ब्रेक पे जाना होगा, जी, तो उसके ब्रेक के बाद दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो बात कंप्लीट करें। ठीक है जी, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे पास मौक़िफ़ हैं सेंटोरस मॉल की बात, जिस तरह से मैंने इंट्रो में बताया कि ये बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर बात की जाए, उसमें हमारे पास मौक़िफ़ है कमिश्नर इस्लामाबाद, DC कमिश्नर जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं उनके मौक़िफ़, और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे सेंटोरस मॉल के CEO सरदार यासिर इलियास खान साहब, उनसे भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं CEO सेंटोरस मॉल सरदार यासिर इलियास खान साहब। आपको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा सरदार साहब, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कुछ दिनों पहले पेश आया सेंटोरस मॉल में। पहले तो डेफिनेटली क्योंकि आपसे बात हो रही है तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर है ज़्यादा ऑथेंटिक आपके पास होगी। ये बताएगा कि आग क्यों लगी, अभी तक क्या चीज़ें सामने आई हैं, मुहर्रिकात क्या थे, वजह क्या बनी? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन आई थिंक इट वाज अ कन्वेंशनल फायर जो कि एक फूड आउटलेट में लगी थी, विच वाज ऑन द 4th फ्लोर ऑफ द फूड कोर्ट, एंड एक किचन में ये फायर स्टार्ट हुआ, एंड अनफॉर्चुनेटली इट पिक्ड अप पेस वेरी फास्ट एज अ कैटलिस्ट। जो लकड़ी के वहाँ पे एलिमेंट थे, क्योंकि वुड का काफ़ी इंटीरियर था, उनका वुडन फर्नीचर था, तो इट कॉट फायर वेरी क्विकली, वेरी रैपिडली। बट दैट्स प्रीटी मच इट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टीम्स थी उनका टाइमली रिस्पॉन्स था, and they were able to mitigate the fire from spreading into the mall. उसको contain किया उन्होंने maximum in their capacity till the time that the fire hydrants, the fire tenders and all the firefighting teams, जो civil defense की teams आई थी, तो उस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे अपना system in place था, हमारी जो training थी, that paid off and we were able to prevent the fire from spreading into the mall. एक अच्छा सर सरदार साहब, ये भी मैं र्यूमर्स थी, बज़वर्ड था, सोशल मीडिया आपको पता है बहुत सारी चीज़ें आ जाती होती हैं, वहाँ पे ये भी कहा गया कि शायद कि आग ना किसी ने लगवाई गई है, क्योंकि आपके वाले साहब की एक उनकी एक अपनी पॉलिटिकल पोजीशन है, वो AJK के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इन चीज़ों में कितनी आपको सच्चाई लगती है, या वैसे ही वहाँ पे एक उड़ा दी गई? तो ये बात भी फैली हुई थी कि शायद आग लगवाई गई है। इज इट ट्रू सर? जी वो मेरे भाई हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। देखें इसमें यू कैन नॉट रूल आउट these things because अभी the investigation has yet to be done from our side also. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो कैमराज हैं ऑन एंट्रेंसेस, दे हैव डायरेक्ट लिंक विद द सेफ सिटी सेटअप, तो पुलिस के पास हमारे कैमराज की एक्सेस भी है, एंड एट द सेम टाइम हम कंप्लीट विजिलेंस के साथ ऑपरेट करते हैं। 10 years माशाल्लाह ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशंस, जिसमें एक बड़ा हमारा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ पे जितने क्राइम्स होते हैं, थेफ्ट्स अगर होते हैं या इवन व्हीकल थेफ्ट जो आउटसाइड होते हैं, वो हमने अप्रीहेंड किए हैं, हमने प्रिवेंट किए हैं, एंड ये सारे ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास पुलिस के पास मौजूद है।
लेकिन एक नेचुरल डिजास्टर, एक नेचुरल कैलामिटी को आई थिंक हम एक कोई और पहलू ना दें तो वही बेस्ट होगा, बिकॉज इट्स अ किचन फायर। अगर कहीं और आग लगी होती, किसी आउटलेट में लगी होती या किसी और जगह खुदा ना खास्ता कोई ब्लास्ट हुआ होता, तो यू कैन कैटेगोरिकली से कि यस इट्स इंस्टिगेटेड। लेकिन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इट वाज इन द किचन। आई मीन वो किचन भी ऐसा था जहाँ पे सारी आपकी फ्राइंग होती है, तड़का दाल्स एंड चिकन क्राइज एंड सारे देसी खाने बनते हैं, वो आपको पता है कि इट्स अ हैजर्ड वेटिंग टू हैपन। अच्छा सर, ये कितने डेली के ये विजिटर आपके पास विजिट करते हैं? क्योंकि ये भी माल जो है ये भी एक इस्लामाबाद का वो बन चुका है, एक साइट सीइंग भी बन चुकी है, एंटरटेनमेंट बन चुके हैं, शॉपिंग सेंटर तो अपनी जगह पे है। तो आपका क्या डेटा है आपके पास, और उस दिन कितने लोग थे जब ये आग लगी है सर? हमें बेहद फख्र होता है ये कहते हुए कि नॉट ओनली फॉर इस्लामाबाद, लेकिन ये प्रोजेक्ट हमारा हैज़ बिकम एन आइकॉन फॉर पाकिस्तान। एंड जब ये इंसिडेंट हुआ तो इसको इंडियन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, वेस्ट का मीडिया भी हाईलाइट कर रहा था कि देयर इज अ फायर इन वन ऑफ द लार्जेस्ट मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट्स इन पाकिस्तान। ऑन एवरेज हम डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म को केटर फॉर करते हैं, डेलीगेशन सैकड़ों यहाँ पे आते हैं, जनरली एनीवेयर बिटवीन 25 to 30,000 लोग एट एनी गिवन टाइम मौजूद होते हैं सेंटोर्स मॉल के अंदर। एंड अगेन ये क्रेडिट हमें जाता है हमारी सेंटोर्स मॉल की टीम को कि वी वर एबल टू वेकेट नियरली 25,000 पीपल विदाउट एनी स्टैम्पीड, विदाउट एनी इंसिडेंट एंड विदाउट एनी लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएंगे वहाँ पे कितनी, ये मैं पढ़ रहा था आपकी ये न्यूज़पेपर में अपील छपी हुई थी शायद, कि कितना वहाँ पे एक आपके पास रेजिडेंशियल वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे कितना स्टाफ है, कितने मुलाजमीन है? क्योंकि बहुत से लोगों ने हमसे रब्ता किया, जिसकी वजह से हमने आपसे रब्ता किया है कि डेली वेजेस हैं या दुकानदार हैं या दीगर बिजनेसमैन हैं, दे आर क्वाइट वरीड के इसको क्लोज कर दिया गया। वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी यहाँ पे चीफ कमिश्नर साहब से बात हुई, डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया हमने जो स्क्रीन पर चल रहा होगा। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि इस वक्त उसकी क्या सिचुएशन है, क्या लोग रह रहे हैं अभी बिल्कुल टोटल बंद हो गया है या रेजिडेंशियल एरियाज भी बंद, बिजनेस भी बंद, इस वक्त करंट क्या सिचुएशन है सर? देखिए ऑन एवरेज हमारे पास 4,000 to 5,000 फैमिलीज की हम बात कर रहे हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे साथ एम्प्लॉयड हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हम काम करते हैं 8 से 10,000 फैमिलीज की हम बात करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ आपको पता है कि 50-60 एलाइड इंडस्ट्रीज लिंक्ड होती हैं। तो हमारे ऑनगोइंग डेवलपमेंट भी हो रही है, अभी हम होटल प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट के फौरन बाद आके इंतजामिया ने पूरे कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया जिसमें मॉल एंड कंबाइंड टावर्स थी। मैंने उनके साथ निगोशिएट करके उनको कन्विंस करके ये कहा कि वी शुड नॉट वेकेट ऑल द रेजिडेंट्स, जो नॉन अफेक्टेड टावर्स हैं वहाँ पे उनको रहने दें। डिसपोजेस आप करेंगे लोगों को, ये इलीगल इविक्शन होगी। तो दे अलाउड सम पीपल टू रिमेन, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को वेकेट कर दिया गया वहाँ से, मेजॉरिटी लोगों को डिसपोजेस कर दिया गया अपनी प्रॉपर्टी से। वो लोग मैरियट में या सरीना में या किसी गेस्ट हाउस में जाके रिहाइश कर रहे हैं, अपने एक्सपेंस पे कर रहे हैं। वो हम पे भी बर्डन आ रहा है कि हम उनको पे करें, एंड दिस कॉम्पनसेशन शुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि हमने तो उनको इवेक्ट नहीं किया, हमने आके कह दिया है कि आवर प्रीमिसेस इज सेफ। नहीं, उसमें जो गवर्नमेंट का एक जो चीज़ वो कंसर्न्स आई थी जो शायद किसी हद तक जेन्युइन भी थी, जब किसी भी उसमें बिल्डिंग में आग लगती है तो वो कहा जाता है स्ट्रक्चर्स हैं, स्टील है, तो उससे पिघल जाते होते हैं। तो एक आपने आके सेफ्टी के तौर पर तो आपने स्टेप्स लेने होते हैं ना, कि आपने बिल्डिंग को चेक करना है कि आपकी फाउंडेशन ठीक है, स्टील जो यूज़ किया गया है पिलर्स में वो ठीक कराए। तो उसके बाद एक तो अच्छी बात हुई कि कोई वहाँ पे ह्यूमन कैजुअल्टीज नहीं हुई, तो गिरफ्त होंगे हैपेंड, जिसकी वजह से अल्लाह ने बचाया डिजास्टर से। सो अदरवाइज तो मेरा ख्याल ये बात ठीक है कि पहले वो चेक करें सारी बिल्डिंग को और सारा स्ट्रक्चर देखें कि इस काबिल है कि अलाउ किया जाए, या फौरी तौर पर अलाउ कर देते। अगर खुदा ना खासा फिर कोई उसमें कोई मसला होता है तो वो तो उन पे पढ़ना था, इस पे एडमिन में पढ़ना था सर। देखिए ये मेरी गुजारिश थी उनके साथ कि पूरा कॉम्प्लेक्स को सील करने की जगह हमें एक्सेस वो देते ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी को इंस्पेक्ट करते, जो कि हमने किया। उनके कहने के बावजूद हमने जाके कर दिया। वी वेरीफाइड एंड चेक कि टावर के अंदर आग नहीं गई थी। दिस इज अगेन समथिंग आई एम पुटिंग ऑन रिकॉर्ड कि टावर के अंदर आग नहीं गई थी, उसका फसाद कॉम्प्रोमाइज हुआ था, उसका ग्लास कॉम्प्रोमाइज हुआ था, एंड नथिंग हैपेंड टू द अपार्टमेंट्स इनसाइड। उसमें से जो अपार्टमेंट्स अफेक्टेड थे वहाँ पे स्प्रिंकलर्स उनके डिप्लॉय हुए थे एंड उसके पानी वहाँ पे आया था। देयर इज नो फायर इनसाइड द टावर। अच्छा, ये तीनों टावर जो हैं ये सेपरेट टावर्स हैं, डिफरेंट है या फाउंडेशन एक है इनकी? ये तीनों टावर्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स हैं एंड दे ऑल हैव देयर ओन कोर्स। Centaurus is a mixed-use development. It looks like a centrally integrated project, लेकिन they're all independent of one another.
अच्छा सरदार साहब ये बताएगा कि जो अभी तक उनका मौकिफ सामने आया, स्पेशली जो कमिश्नर इस्लामाबाद है, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड उस्मान, उनका ये कहना है कि फायर ऑडिट कराया जाएगा। तो आर यू सेटिस्फाइड विद दी सो फार जो अभी तक डेवलपमेंट हुई है, और हमारे पास इनफ मैकेनिज्म मौजूद है कि जो बिल्डिंग की सेफ्टी को कि इट इज सेफ एनी मोर कि इसमें लोग आ जा सकें, और जिस तरह से पहले से चल रहा था, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पार्शली बेशक इसको डीसील कर दें, आर यू सेटिस्फाइड विद दी स्टेप्स दे आर टेकिंग? देखिए, सबसे पहले मैं इसको ऑन फॉर्म कहना चाहता हूँ कि देयर इज ओनली वन आउटलेट व्हिच कॉट फायर एंड दैट आउटलेट हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मॉल। हमने कंप्लीट मॉल को, इन टावर्स को सिक्योर कर दिया। वी वेरीफाइड आवर मैकेनिकल, आवर इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग सिस्टम्स, गैस सिस्टम्स, एवरीथिंग इज गुड टू गो। और ये आप हमारी बात ना माने, एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर चीफ कमिश्नर रिक्वायरमेंट, हमने CDA अप्रूव्ड स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट उनको दे दिया है, एंड उन्हीं के अप्रूव फायर कंसल्टेंट के थ्रू फायर एंड सेफ्टी रिपोर्ट उनको दे दिया है, which says that Centaurus is an over-engineered and over-designed project, and they're satisfied with the current status. तो आपके उन्होंने सर खुद कह दिया है कि this is good to go, आप लोगों को वापस मूव कर दें। आपसे इनकी बात हुई, इनसे चीफ कमिश्नर साहब से, या उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहब जो मेमन साहब जो हैं, और प्लस कैप्टन साहब जो हैं, तो वो क्या कहते हैं? उस्मान साहब, आपकी उनसे बात हुई होगी, उनका क्या मौक़िफ़ है? आपके साथ क्या उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है? अब देखें, इस ऑफिशियल एक्सचेंज ऑफ लेटर्स के थ्रू ने कहा कि आप हमारे अप्रूव कंसल्टेंट से दे दें, हमने दे दिया उनको। अब वो कह रहे हैं कि मजीद हमने किसी और इंस्टीट्यूट से इसको वेरीफाई करवाना है। दिस इज़ रियली अनफेयर। मैं एक प्रोजेक्ट को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाला स्टैंड है। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दूँ कि ये प्रोजेक्ट किया गया था एज ए JV बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया। इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 450 to 500 million डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई थी, एंड द क्रेडिट गोज टू माई फादर who is the managing director and president of Al-Tamimi group of companies. आज भी उनके पास सऊदीया में 8000 बंदे काम कर रहे हैं, और हाल ही उन्होंने 500 वीज़ा पाकिस्तानीज़ के लिए भेजा है, और अगले हफ्ते वो 500 और भेज रहे हैं। 1000 वीज़ा वो पाकिस्तानीज़ के लिए भेज रहे हैं। He is the chairman of the group and he is the owner of Centaurus. आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या आपकी मुश्तरका टीम कोई उसकी कोई ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? क्योंकि उनके जहन पे भी खौफ होगा, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ICT के जहन पे, कि हम अलाउ कर दें और अगर कल को कोई इस तरह की चीज़ आ गई तो वो उनके खाते पड़ जाएगी। सो उनको सेटिस्फाई करने के लिए कोई जॉइंट मुश्तरका टीम कोई नहीं बनाई जा सकती जो जाए CDA की, लेकिन जो उन्होंने सब कमेटी उन्होंने बनाई थी जी, जो उन्होंने सब कमेटी बनाई थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ADCG साहब थे और सब कमेटी के मेंबर से CDA से, उन्हीं की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के मुताबिक हमने उनको स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी रिपोर्ट दी थी फ्रॉम देयर अप्रूव कंसल्टेंट, और फायर स्टेबिलिटी रिपोर्ट भी, फायर सेफ्टी रिपोर्ट भी दी उन्हीं के अप्रूव कंसल्टेंट से जो CDA के पैनल पे हैं। तो और हम उनको क्या दे सकते हैं? हमने उनको कहा कि वी आर ऑल लाइक एन ओपन बुक। आपकी बात में खुद एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि क्यों वो चाह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट उसकी इंक्वायरी दोबारा कराई जाए, ऑडिट दोबारा कराया जाए? व्हाई आरंट दे सेटिस्फाइड विद द सो फार जो आप कह रहे हैं कि अभी तक स्टेप्स लिए हैं या रिपोर्ट्स गई हैं, वो क्यों नहीं मुतमईन हो रहे? Frankly, is there any political? They're trying to save their own skin. I don't know. There could be another agenda here, which I really wish it isn't. मैं समझ रहा हूँ कि हम नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस करें। दिस प्रोजेक्ट इज अ नेशनल प्राइड, एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है। आप इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस शेयर कर देंगे इस तरह के प्रोजेक्ट्स को डिरेल करते हुए। ये ऑन गोइंग डेवलपमेंट है, इसमें मजीद हमने कंपोनेंट्स ऐड करने हैं। आप ये देखेंगे जो ऑन गोइंग हमारा होटल बन रहा है उसका सारा काम रुक चुका है। तो एक दिन की जो कॉस्ट है, जो ताजरों का लॉस है, साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लॉस है। हमारी सारी शॉप्स POS के साथ लिंक्ड हैं, तो डेली जो GST की लॉस हो रही है वो गवर्नमेंट का लॉस है। अच्छा, और फिर हम कहते हैं कि मुल्क मकरूज है। क्योंकि हुकूमत के बड़े लोगों से वजीर दाखिला हो गए, राना सनाउल्लाह साहब हो गए, दीगर अथॉरिटीज होंगी, आप लोगों का माल बहुत बड़ा माल है, बड़ा नाम है इसका, तो आपने उनसे कोई बातचीत नहीं की? जो अपनी उनकी कंसर्न्स हैं, आप उनको रिमूव करने के लिए या इसको खुलवाने के लिए आपकी उनसे बात नहीं हुई? कोई इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो? हमने सबसे मुलाकात की है, उनसे रिक्वेस्ट भी किया है। कल ही हमने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से भी मुलाकात की थी, पर्सनल कैपेसिटी में मुलाकात की है, एंड वी कंपेल्ड देम कि काइंडली इस प्रोजेक्ट को मजीद स्टॉल ना किया जाए। इससे हमें करोड़ों का नुकसान होगा, मुल्क को भी और बिजनेसमैन को भी, और कई हजार लोग बेघर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार यासिर इलियास साहब, CEO सेंटोरस मॉल हमारे साथ मौजूद थे, और उनका मौक़िफ़, इसके अलावा जो इंतज़ामिया है उसका मौक़िफ़, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये बहुत बड़ा नुकसान है ताजरों का, और ये बहुत बड़ी इनकन्वीनियंस है फॉर द रेजिडेंशियल जो वहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ फॉरेनर्स भी हैं, गैर मुल्की सफारतकार भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।